तो वो काम लेना चाहिए। मसलन आपके पास अगर घर में गधा और कुत्ता मौजूद है, तो आप कुत्ते से बारबरदारी का काम नहीं ले सकते, आप उसको रेडी में नहीं जोत सकते। और आप अपने कुत्ते को जो है, और जो गधा है उसको आप अपनी राखी पे नहीं लगा सकते, आप उसको हिफाजत पे नहीं लगा सकते। यानी कि आपने जो जिसका काम है उससे काम करवाना है। हर ज़मीन हर काम के काबिल नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कि जी इस ज़मीन के अंदर आप साहिवाल वाली ज़मीन के काम लेना शुरू कर दें तो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे अगर हम ये कहें ना कि ये सिंध जैसे चीज़ें यहाँ पे पैदा कर दें तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हर ज़मीन और हर इलाके का टेक्सचर अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी ज़मीन की टोपोग्राफी अलग है। ये तमाम चीज़ें जो हैं जी हमने वैल्यू करनी है आज के इस बात के अंदर, कि हम जिस खित्ते में बैठे हुए हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इस खित्ते में जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब यहाँ पे जैसी थोड़ी सी गर्मी आती है तो बारिश शुरू हो जाती है। प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है यहाँ पे, एनुअल रेनफॉल ज़्यादा है यहाँ पे। नाइट टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाता है बनिस्बत पंजाब के और सिंध के। तो नंबर वन जो इस आपको मैं बताना चाहूँगा जी कि इस इलाके के हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे अर्ली सीडलिंग्स जो है वो काश्त कर लें, पनीरियाँ काश्त कर लें। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। सिंध में और पंजाब में जो टनल फार्मिंग की पनीरियाँ काश्त होनी है, वो जाके काश्त होनी है सितंबर में। कुछ लोग अक्टूबर में भी करेंगे। सितंबर वाली जो है वो जाके 15 सितंबर के बाद शुरू होनी है। हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं 5 अगस्त से, बल्कि जुलाई के एंड से भी हम कर सकते हैं। तो हम उनसे कम से कम 1 माह अर्ली डिजीज फ्री और लेस एनवायरमेंटल हैजर्ड के साथ पनीरियाँ जो वो तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन सी जी? शिमला मिर्च कैप्सिकम कर सकते हैं, लंबी मिर्च जो है जिसको हम चिलीज कहते हैं वो कर सकते हैं, बैंगन ब्रिंजल कर सकते हैं। अ, हम टमाटो की हर तरह की इंडिटर्मिनेट की और डिटर्मिनेट की दोनों कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी पनीरियाँ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ताकि ये वो सीडलिंग्स हैं जो बारीक बीज से तैयार की जाती हैं और इनको लाजमन बतौर पनीरी के ही काश्त किया जाता है। और यहाँ से पंजाब बड़े आसानी के साथ शिफ्ट करके इस इलाके के लोगों का एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। यहाँ पे तैयार होने वाली पनीरी जो है वो डिजीज फ्री भी होगी, लेस, क्योंकि यहाँ पे ना रस चूसने वाले कीड़े कम है, यहाँ पे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस कम है। जो चीज़ें कॉटन के जोन में है, कॉटन के जोन के अंदर तो वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो और प्रॉब्लम बड़े ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे निस्बतन कम बीमारियों वाली नर्सरी जो है बड़ी हेल्दी तैयार कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम यहाँ पे मदर प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ जी, टोमेटो। टोमेटो का अगर आप किसी बड़ी अच्छी कंपनी का हाइब्रिड ले लें जो कि इंडिटर्मिनेट भी है, यानी कि शाखदार या जिसे कहते हैं बेलदार, सॉरी, बेलदार टमाटर ले लें। तो आज जुलाई एंड हो रहा है, हम 20 जुलाई 22 जुलाई इसको यहाँ पे उसको लगा देते हैं। उगने के बाद वो पौधा बनते हुए उसको तकरीबन 55 दिन का टाइम चाहिए, वो प्रॉपर पौधा बन जाता है। एक पौधे की कैपेसिटी है कि वो तकरीबन 100 बच्चा दे देता है, एक 100 बच्चा। इसको स्टडी भी कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं ऑफ शूट से तैयार होने वाला बच्चा, बगल बच्चा भी इसको आमतौर पर उर्दू में बोला जाता है। अगर हम इसको हार्मोन्स लगा के आगे बढ़ाते हैं तो बड़े आसानी से एक पौधे से 100 से 200 बच्चा हम हासिल कर सकते हैं। अब जरा बिजनेस देखिएगा, ये वो बिजनेस है जो आपको 1 रुपया लगा के 100 रुपया मिलने की तवक्को है, इससे भी ज्यादा। कंपैरिजन ये ना कीजिएगा कि मैंने इसे 10 रुपए कमाने हैं या 20 रुपए कमाने हैं। कंपैरिजन हमने ये करना है कि ये कितने टाइम्स प्रॉफिट में जा रहा है जब ये वॉल्यूम में जाएगा। तो पाकिस्तान ना अल्लाह ताला ने एक बड़ा ब्लेस कंट्री बनाया है, हम इक्वेटर से लेंथ में है। सिंध कुछ और दूरी पे इक्वेटर से है, सेंट्रल पंजाब कुछ और दूरी से है, अपर पंजाब कुछ और है, शुमाली इलाका जात कुछ और है। हम एक ही दिन के अंदर जो है वो -20 भी देख रहे होते हैं और उसी दिन में 45 डिग्री भी देख रहे होते हैं। हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतनी लेंथ दी है कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर एक ही दिन के अंदर देख रहे होते हैं। इस ताकत को इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो मैं हम आज इस इलाके की बात करते हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप जुलाई में टमाटर की पनीरी लगा देते हैं तो आप दिसंबर तक चलते हुए एक पौधे से कम अज कम जो है वो 200 के लगभग पौधा तैयार कर सकते हैं। अब जरा कामयाबी देखिएगा, आपका आमतौर पर जो हाइब्रिड का बीज है वो 3 से 5 रुपए का बीज मिलता है। जब उसका पौधा तैयार हो जाता है तो वो तकरीबन 10 रुपए का पौधा तैयार होता है। आपने एक पौधे से कितने तैयार कर लिए? आपने तकरीबन 200 पौधा तैयार कर लिया। अब 100 कर लें जी, एक 100 पौधे का मतलब है कि वो 1000 रुपए का। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स बंदे पढ़ते हैं और जानते हैं कि आपने 3 रुपए को 1000 रुपए में कन्वर्ट किया।
अब ये आम बिजनेसमैन सोच ही नहीं सकता। ये सिर्फ फार्मर सोच सकता है जिसको अल्लाह ताला ने एक दाने से 70 दाने देने का वादा किया हुआ है, या इससे भी ज़्यादा किया हुआ है। अब हमारे पास जो है सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये आ गई कि हम यहाँ पे टेम्परेचर का कम वेदर की जो है वो ठंडक का और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए हम दिसंबर के शुरू होने से पहले यहाँ पे एक पौधे से 100 पौधा तैयार करेंगे, और उसकी वर्थ क्या होगी? उसकी वर्थ होगी 1000 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3 रुपए बीज की, प्लस आपकी मेहनत की, प्लस आपकी फर्टिलाइजर की, प्लस आपकी स्प्रे की। 3 रुपए के ऊपर जो आपका खर्चा आ रहा है, वो मैक्सिमम जो है वो 7 रुपए या 8 रुपए खर्च है। शिफ्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग वगैरह मिला लें, आपका 20 रुपए लगा लें। आपकी 20 रुपए का रनिंग एक्सपेंस डाल के भी आपने 1000 रुपए निकाला। हाईएस्ट मार्जिन। खरीदेगा कौन? सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा आसान है। आप ऐलान कर दें कि मेरे पास अंडे मौजूद हैं, अंडे के खरीदार पहुंच जाएंगे। आप चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होने। आपके पास सिंजेंटा का, आईसीआई का, मल्टीनेशनल का कोई भी अच्छा बीज होना चाहिए। खरीदार बड़े हैं उसके। मैं ले लेता हूँ ग्रीन सर्कल, मैं एग्रीमेंट करता हूँ, जितने आपके पौधे होंगे मैं खरीद लूँगा। यहाँ पे पौधे तैयार करके देना और उसको डिजीज फ्री रखना आपकी जिम्मेवारी। लिख के मैं दूंगा कैसे 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 स्प्रे कौन सा होगा, खाद कौन सी लगेगी, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे बेहतर होगी, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे ऐड किया जाएगा, जमीन के अंदर जो कटवर्म्स हैं या उसकी बीमारियां, उसका इलाज कैसे किया जाएगा। अच्छा, बराए करम एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ। जब हमने लिवर का या किडनी का ऑपरेशन या सर्जरी करवानी होती है, तो हम ढूंढते हैं कि किसी ऐसे सर्जन के पास जाएं जो किडनी का बड़ा अच्छा और माहिर हो, जिसने को 150 सर्जरीज की भी और कामयाब भी की हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे किडनी का सर्जरी करवाने के लिए मैं ऐसे सर्जन के पास चला जाऊं जो कि हार्ट सर्जन है? मैं सर्जन ना होने की तो बात ही नहीं ना करता, कसाई की, अताई की, मैं उसकी तो बात ही नहीं। मैं कहता हूँ हम किसी ऐसे बंदे के पास जाने का सोच सकते हैं कि जो हार्ट सर्जन है, और मैं कहूँ यार तुम चूंकि मेरे दोस्त भी हो, तलग भी है, तो ऐसे करो मेरी किडनी का या मेरी वालदा के या किसी रिश्तेदार का आप सर्जरी कर दो। मुमकिन नहीं है। सब स्पेशलाइजेशन का दौर है। अच्छा, मैं अगर आप 1-2 क्वेश्चन आपसे करूँ साथ, जैसे आपने कहा ये तो बहुत इफ़ेक्टिव है। एक तो इसको अगर छोटे पैमाने पे अगर शुरू किया जाए तो, और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट वो क्या होगी? दूसरा मेरा एक ज़िमनी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको काफ़ी, मैं पिछले तीसरा चौथा साल है इसको स्टडी कर रहा हूँ। हम्म। जो पोठोहार है, जो ये जिस हित्ते में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बुनियादी तौर पे जिन लोगों की ज़मीनें हैं, इन्होंने आज से 30-40 साल, 45 साल पहले काश्तकारी छोड़ दी हुई है। ठीक है। इनकी जो एजुकेशन है ना एग्रीकल्चर के हवाले से, वो माइनस में है, मतलब 1-2 पे नहीं है, वो नेगेटिव में है। और इसको मतलब, और ये लोग ये चाहते हैं, मतलब जैसे ये जो आपने बात की है, ये तो ज़रा स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, और उसके लिए ज़रा आपको 24/7 आपको अप रहना है, और बिल्कुल वो ऐसा, बहुत बिल्कुल ऐसा। स्पेशलाइज्ड है ये। यहाँ तो एग्रीकल्चर में ये रिवाज है कि जी आप हमें ऐसा काम बताएं, ये यहाँ पे गंदम इसलिए लगाई जाती है कि जी बस आपने बीज फेंक देना है, उसके बाद काटने के लिए खेत में दोबारा जाना है। और एग्रीकल्चर को यहाँ ये समझा जाता है कि ये एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है जो कि आपको बस बैठे बैठे पैसे दे देती है। तो इस पे ज़रा रोशनी डालें। तो पहले ये कि एग्रीकल्चर को यहाँ पे हमें, जैसे हम यूरोप से ना, पाकिस्तान 50-60 साल पीछे है, हम्म। इसी तरह ही पंजाब जिस जिस टेरिटरी से आप आ रहे हैं या जिस यहाँ से आप बात कर रहे हैं, उससे हम पोटोहार 50 साल पीछे है एग्रीकल्चर में। इस दोनों को हम कैसे ब्रिज करेंगे इसको? और मैं एक और आपको ऐड कर दूं कि हमने यहाँ पे डाटा लास्ट ईयर इकट्ठा किया टनल फार्मर्स का। ठीक है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में कोई 1100 लोगों को टनल फार्मिंग की तरबियत दी, और आपके पास बड़ा हैरानकुन स्टैट्स आएंगे, उन 1100 में से सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है। और टोटल यहाँ पे पिंडी के सराउंडिंग पे जो टनल फार्मर्स हैं, हाँ। वो 9 टनल फार्मर्स हैं जो कि हम्म। प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं। उनमें से सिर्फ एक बंदा वो पोठोहार का है, बाकी सारे पंजाब से आके लोगों ने, मतलब सेंट्रल पंजाब से या मुल्तान से या फैसलाबाद से या दूसरी जगहों से आके उन लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे काम ना करने का रिवाज है, और काम किए बगैर पैसे कमाने का रिवाज है। तो इन दोनों चीज़ों को हम टैकल कैसे करेंगे? देखिए, आपने मेरे से वो सवाल पूछा है जी, जो पहली बात है कि एग्रीकल्चरिस्ट का नहीं है ये, जीन्स के मैनिपुलेशन का काम है। यहाँ पे जिस खित्ते में ना हड्ड हरामी आ जाए माजरत के साथ, सर। उसको सिर्फ दम दरूद के साथ दूर किया जा सकता है। ये बयान वैसे लगाइए नहीं। यहाँ पे इसको हड्ड हरामी को दूर करने के लिए हमको दम करवा सकते हैं, को वलीउल्लाह भेज सकते हैं, को पीरे कामल भेज सकते हैं, जो शायद उनको ठीक कर दे। ईजी आमदनी जो है उन इलाकों में मैंने देखी है जिनके लोग जो थे कुछ बाहर चले गए,
कुछ आर्मी में चले गए, जिनको कुछ फॉरेन जॉब्स मिल गई। मंगला से ऊपर का इलाका जो था, जिनको इंग्लैंडिये बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि ये सारे के सारे लंदन और इंग्लैंड चले गए, यूरोप चले गए, उनने काम करने की आदत खत्म हो गई। वो पाउंड खर्च करते हैं, वो पाउंड्स में खेलते हैं। इस खित्ते में सुस्त रहने की वजह थी, कुछ और वजूहत के साथ सबसे बड़ी वजह जो मुझे थी कि यहाँ पे तालीम की कमी, और दूसरा ये सारा दिन एम्बेसियों के चक्कर लगाते थे। हर एक की ख्वाहिश होती थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैंने यूनान चले जाना है, ग्रीस, मैंने कभी स्पेन चले जाना है, मैंने यूरोप के किसी में, और कुछ नहीं है तो चलिए मेरे को कफील अच्छा मिल जाएगा, मैं किसी अरेबियन कंट्री में चला जाऊंगा। जब जिस बंदे को 2 घंटे काम करके पैसे मिलते हो ना, वो 8 घंटे काम नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जमीनें थोड़ी थी। नंबर 3, इनको गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। आपका ये इलाका जो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में, जमीन में, टेक्सचर में हमारे पंजाब से कहीं ऊपर है। दीज आर द वर्जिन सॉइल्स, ये वर्जिन सॉइल है। यहाँ पे जमीन के अंदर जो है फास्फोरस की रेशो हैरान कुन ज्यादा है। यहाँ पे डाली हुई खाद जो है 1-1 ग्राम इस्तेमाल होती है। मेरे पास तो इतने दलाइल हैं इस जमीन के साबित करने के लिए। जमीन कमाल की है। इस जमीन के अंदर आप दरख्त, आप इसके अंदर फलदार दरख्त, मैंने देखा है जी फल लगा के वेले बैठे होते हैं, कीड़ा खा गया, सेब छोटा रह गया, परवाह ही कोई नहीं। फलदार दरख्त को यहाँ पे खाद डालने का रिवाज भी नहीं है जी। कि वो खुद ब खुद ही फल देता है और खुद ही अगले साल नहीं देता और फिर तीसरे साल फिर देता है। जिस माँ के 2 बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह उठ के उनका मुंह धुलवाती है, उनका कंघा करती है, ठीक है, उनको ब्रेड जैम लगा के वो खिलाती है, ठीक है। जिसके 12 बच्चे होते हैं ना, किसी का मुंह धुल जाता है, किसी का हाथ धुल जाता है, किसी को चपेट पड़ जाती है। बदकिस्मती से हम हर साल 40 लाख बच्चे पैदा करते हैं पाकिस्तान में। हम उनकी तालीम, तरबियत और उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर सकते। हम उनके लिए आइंदा कुछ आने वाले सालों में खुराक भी पैदा नहीं कर सकेंगे। कंप्यूटर और बिजली देना तो बड़ी दूर। हाँ, एक तरीका है, मैं जिस स्पीड से माशाल्लाह बिजली के यूनिट महंगे कर रहे हैं ना, तो अगर हम ये यूनिट जो है बढ़ाते हुए 200-300 रुपए का यूनिट कर दें ना, तो फिर लोग एक पंखा और एक बल्ब जला के हम सायों के घर में रहा करेंगे। बिजली का इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो फिर वो जाहिर है सुकून सारा चिल करेंगे। तो देखें, हम जिस एरिया में, जिस इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंडमार्क है। मैं अगर आपको गूगल से दिखाऊं तो हम एक बारीक पट्टी है जो इस इलाके से शुरू होती है और सिंध तक चलते हुए, ये इतनी सी पट्टी है जो मैप पे नजर आती है। ऐसे ही है। हमने 24 करोड़ इस खित्ते को, और 70 करोड़ हमसे ऊपर, जहां पे सर्दी पड़ती है, जहां पे पानी नहीं होता, जहां पे पथरीली जमीनें हैं, हमने रशिया तक लोगों को फीड करना। आने वाला वक्त बड़ा खौफनाक है। सी पैक एवं नहीं बनी है, बराए मेहरबानी इसको एक एग्रीकल्चरिस्ट की नजर से देखिएगा। चाइना कभी भी किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उसको बहुत लंबा मफाद नजर नहीं आता। मैं ये बड़ा हौसले से ये फिक्रा कहने लगा हूं कि जमीनें जहां जहां पे अपना इंटरचेंज आ रहे हैं, वहां पे चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जमीनें खरीद रहा है, लॉन्ग लीज पे ले रहा है। मैंने खुद 2-2, 3-3 हजार एकड़ इनको जो है वो लॉन्ग लीज पे खरीद के दिए। सर, अब तो LIMS सिस्टम के बाद तो UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, अब ये भी आ गए, अभी भी हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल है तो सर। और जमीन हमारे पास तो कम ही रह ये जाएगी। आपका सवाल बहुत अहम है जी, जिसके ऊपर मैं, और इसके बाद हो सकता है कि हमें एक डाला ना उठाए, 3-4 किस्म के डाले उठाएंगे। फिर वीको डाले अब तो होते हैं ना। मतलब फार्मिंग बिल्कुल कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाएगी ना, आम फार्मर तो अब कर ही नहीं सकेगा। अब जो इस प्रोग्राम के तहत वो 90 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसको कह रहे हैं कि कल्टीवेट करेंगे, बिल्कुल ऐसा। तो फिर अब फार्मिंग किस तरफ मैं जाएगी? इसके ऊपर जी बड़े यकीन के साथ एक बयान देना चाहता हूँ, जो मैं चाहूंगा कि नेशनल मीडिया पर हर किसान जरूर सुने। अगर आपका बच्चा किसी वजह से काम नहीं करता, या बिगड़ गया है, या हदायत नहीं पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चे को उठा के किसी कसाई को दे दें, कसाई उसको ज़िबा कर देगा या उसको खोते की जगह पे बांध देगा। आपका अपना बच्चा है, ये ज़मीनें इस मुल्क की मलकियत है। आप होते कौन है इस ज़मीनों को दूसरों को देने वाले? आप फ़लस्तीन को भूल गए? वहां पे क्या हुआ था? जब आप इंट्रूडर्स को लेकर, आप कितने बहाने कर दें, माजरत के साथ, आप अपने घर की बहन बेटियों को किसी और के वाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने पाकिस्तान की जमीन के साथ गद्दारी की, और दूर क्या, कहाँ पे जाना है? आप अपनी क्या ये वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भूल गए। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जाने वाले हैं। ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख एकड़ जब ये पाकिस्तान का, और बताया क्या जा रहा है जी आप तरक्की बड़ा कर जाएंगे। भाई हम आहिस्ता तरक्की कर लेंगे यार, हमको 10 साल हम कौन सा मरे जा रहे हैं तरक्की के लिए? पहले 250 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, 300 रुपए, हमें कौन सा मौत आई हुई है? आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर लेंगे। लेकिन ये जमीनें दूसरों को देके जल्दी तरक्की,
एक गांव का बंदा अगर कहे जी मैंने गांव को लाहौर बनाना है, तो क्या अपना सारे गांव को बेच देगा लॉरियों को? नहीं बेचेगा। और इस जमीन का मूल्य तो पाकिस्तानियों को मिलना भी नहीं है, वो तो जिनको मिलना है उनको मिलना है, तो जिन्होंने इसमें एक और भी तो हो सकता है कि ये जब जब यही 1 लाख एकड़ जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाए, जैसे हम वो कहते हैं कि जी वापस कस्टमर भी यही 25 करोड़ है, तो उनको यहाँ से बाय भी ले जाके अगर वो लेट से कोई ग्रो करते हैं तो वो यहीं पे उसको बेच भी जाएंगे, और वो अगेन मतलब फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, जमीन भी हमारी, पानी भी हमारा, और इवेंचुअली मतलब इस पे आपका क्या टेक है फिर दोनों पे? तो देखिए वो बाहर ले जाएं या इधर इस्तेमाल हो जाए। शायद आपके इल्म में होगा कि कुछ अक्लमंद मुल्कों ने अपने मुल्क में राइस और उगाना छोड़ शुगर दिए, केन लगाना छोड़ दिया। क्यों? 1000 लीटर पानी इस्तेमाल करके 1 किलो चावल पैदा होता है। मुझे बताएं, 1000 लीटर की कीमत तो सोचिए, वाइबल नहीं है। वाइबल नहीं है। ठीक है, आपको पता है हर वो काम गरीब आदमी से करवाया जाता है जो अमीर आदमी नहीं कर सकता। ऐसे ही। तो जितने अमीर मुल्क थे उन्होंने हमसे वो काम अब लेना है जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। या उनका करना वो बेहतर नहीं उनके मुल्क के लिए, वो अपना पानी बचा रहे हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पोटाश खाद का जखीरा जो है वो किन मुल्कों में है? वो अपनी कानकुनी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जमीन से पोटाश खाद ही नहीं निकाल रहे हैं। हम्म। पेट्रोल किन मुल्कों में? अमेरिका में सबसे ज्यादा पेट्रोल के जखायर हैं, वो अपना पेट्रोल निकाल ही नहीं रहे। वो अक्लमंद है। हम्म। हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है तबाही के धाने पे। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पिछले 70 साल में हम वेजिटेबल में कोई हाइब्रिड सीड पैदा नहीं कर सके। हम्म। 34 सब्जियां, 34 सब्जियों में हम एक भी हाइब्रिड सीड नहीं पैदा कर सके। और जो हमने मुल्की लेवल के ऊपर चंद एक हाइब्रिड सीड पैदा किए, वो नाम के हाइब्रिड है, वो किसी कंपटीशन में या किसी बात में नहीं आते। आज आप हम्म। इंडिया फोन करें, कहें जी मुझे टमाटर का हाइब्रिड सीड चाहिए, आपको 1000 की लिस्ट सर्टिफाइड सीड की देंगे कि ये F1 हाइब्रिड सीड है। कद्दू मांग लें 500, आपको लिस्ट आ जाएगी। मिर्चियां मांग लें 700 की लिस्ट आ जाएगी। ये कम से कम बता रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा है, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 1300 सीड कंपनियां काम कर रही हैं और गवर्नमेंट के बेशुमार इदारे काम कर रहे हैं। आज तक एक भी हाइब्रिड सीड नहीं बना सके। हम्म। सिलेक्शन वैरायटी जो आज से 1000 साल पहले हुआ करता था कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ, वो हम काम कर रहे हैं। तो खुदारा एग्रीकल्चर। अच्छा, मैं आपको एक और फिगर बताना चाहूँ, बड़े मजे की है, कि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा ज़री मुल्क है ज़मीन रकबे पैदावार के हिसाब से, और हम एग्रीकल्चर रिसर्च पे भूटान से भी कम पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही। तो आप भूटान का जरा देख लें, और उसमें पूरी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, पूरे रिसर्च इदारे चल रहे हैं। तो अच्छा। हमारे जो चल जो रहे हैं तो इन्होंने क्या कर लिया है, एनआरसी को देखें आजकल कितना बजट इनको मिलता है, कितनी नहीं लैंड है मिलता इनके ना, पास। वही बताओ आप देखें, मिलता जो भी है। मिलता भी है वो भी नहीं करते हैं। आप सही कह रहे हैं, जो मिलता है वो भी नहीं करते हैं। एक्चुअली आपने पिछले दिनों एक बड़ी मशहूर खबर आजकल सोशल मीडिया पे सुनी होगी कि तमाम डिप्टी कमिश्नरों को, असिस्टेंट कमिश्नरों को उन्होंने प्राडो दी हैं, फलां गाड़ियां दी हैं, बड़ी बड़ी महंगी फॉर्च्यूनर्स लेके दी हैं। ये एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए थी जिन्होंने खेतों में जाना था। क्या पंजाब में पिछले 10 साल से रमजान बाजार और सस्ते बाजार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से नहीं लगवाए जा रहे? मुझे बताएं, क्या ये जुल्म दुनिया के किसी मुल्कों में होता है कि साइंटिस्ट को रमजान बाजार लगवाने पे लगाया जाए? ये विजन होता है गवर्नमेंट्स का कि रमजान बाजार लगवा। कल को कोई बंदा कहेगा कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो ट्रैफिक बड़ी अच्छी कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या उनको चौकों में खड़ा कर दिया जाएगा? मतलब नॉनसेंस की इंतहा है कि हमने, मतलब ये हरकत करने के ऊपर जो है वो एग्री ग्रेजुएट्स जिनका काम रिसर्च करना था, फसलें लगाना। इस टाइम जो है हमारे पास तकरीबन जी 34 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्रीकल्चर की तालीम दे रही हैं। हम हर साल 13 से 14 हज़ार बच्चे एग्री ग्रेजुएट सर्टिफाइड पैदा कर रहे हैं। मुझे इस मुल्क में दिखाएं कहाँ पे आपको, आपको वकील मिल जाएंगे, आपको बड़े अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं मिलता जो आपको बता सके कि इतनी खाद, इतनी। आपको आज तक किसी ने, मैं हमेशा हर तकरीर में कहता हूँ, गंदम के टोटल 3 कीड़े हैं, 4 बीमारियां हैं, 5 खादें। 1 घंटे में आप गंदम पढ़ सकते हैं, क्या कभी किसी ने पढ़ाई? ना। कोई पढ़ने को भी तैयार नहीं है, कोई पढ़ाने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, पोठोहार के लिए अगर हम, जैसे गंदम है, यहाँ पे सिर्फ गंदम लगाई जाती है जो खेतों में, जैसे जिन खेतों में भी गंदम लगाई जाती है, तो या वो हम कौन लगाते हैं, आपकी नजर में कोई ऐसा हाई वैल्यू क्रॉप है जो इस मैच लेवल पे गंदम को रिप्लेस कर सके, जो किसान की कमर सीधी कर सके 10-15 कनाल पे? तो पहली बात तो ये है कि मैं एज अ साइंटिस्ट बात करूंगा कि आपको गंदम खानी नहीं चाहिए स्ट्रेट अवे। पाकिस्तान इस वक्त 34% डायबिटीज के लेवल पे पहुंच चुका है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो ग्लूटेन की वजह से। ठीक है जी, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका इतना
आप गंदम खाते हैं उस बंदे के लिए जिसने मेहनत करनी है, जिसने भाग दौड़ करनी है, उस बंदे को गंदम खिला दे। आपको इस खिता पोठोहार के अंदर गंदम उगाने की जरूरत क्या पेश आई? तो आप कोई और तरीका क्या है जो लोगों को आसानी से गंदम की जगह मुतबादल दस्तयाब? आप यहाँ पे ऑयल सीड क्यों नहीं लगाते हैं? आप यहाँ पे अदरक क्यों नहीं लगा लेते हैं? अदरक, यस। आप यहाँ पे वो चीजें क्यों नहीं लगा लेते हैं जो आपको हाई वैल्यू, जो पूरे पंजाब में लग ही नहीं सकती हैं? देखिए, मैं एक तकरीर में, एक आपके सामने बैठे हुए बयान में वो सारी चीजें तो बयान नहीं कर सकता। आए, बैठते हैं, एनएआरसी से लेके वो तमाम एक्सपर्ट्स। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे जो चाय की रिसर्च हुई, जो 60 एकड़ पे कामयाब रिसर्च हुई, उस रिसर्च को पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाय का है। हम अरबों रुपए चाय में ऊपर जाया कर देते हैं। आपको पता है हम रोजाना के कितने कप पीते हैं? ऑफिशियली पाकिस्तान में रोजाना के 8 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं। वो डॉलर में बताएं कितने पैसे हम खर्च नहीं, वो मेरा हिसाब कमजोर है, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, 8 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। पहली बात तो हमें चाय पीने की तमीज नहीं है। माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, लोग चाय पे बात करना पसंद नहीं करते। हम चाय का मलगूबा पीते हैं जिसमें पत्ती डाल के, भैंस का दूध डाल के अपनी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। चाय होती है पानी में चाय की पत्ती को उबाल के अपनी मर्जी का उसमें टेस्ट फ्लेवर ऐड करके उसको पीना, वो चाय होती है। हम दूध पत्ती पीते हैं, ठीक है जी। हमें एज अ नेशन वो हमारा कौमी मशरूब बन चुका है, पीने दें, लोकल उगा लें। इन पहाड़ियों के ऊपर कितनी अच्छी चाय हो सकती है। नहीं, शनक्यारी में आप भी गए थे, हम लोग भी गए थे, इतना बड़ी लैंड देखी थी हमने, चाय भी लगी देखी थी, लेकिन कहीं पे फिर उसको प्लस नहीं किया गया कि इसके अलावा भी कहीं कुछ होती। मैंने डायरेक्टर साहब से सवाल भी पूछा था, शायद अब रिटायर हो गए, तो उन्होंने कुछ जोन बताए थे अच्छा, वैसे कश्मीर की इसके तरफ बाद से। भी एक मसला है, वो ये है कि अगर हम आज अगर खालिस चाय पीने की भी आदत नहीं है, हम जो चाय भी जी। पी रहे हैं ना, अगर हमें खालिस कोई पिलाए तो कहेंगे यार ये तो चाय ही नहीं है, चाय तो मैं 50 साल जो पिला रहे हो वो पिलाओ। उसमें चाय तो है नहीं है, बस वो रंग है, फ्लेवर है, उसमें ब्लेंडेड उसके हुआ हुआ है और उसमें आपका कलर डाला हुआ है। वो अगर चाय हाँ, हो तो वो पिए भी ना हम लोग। वो चाय फ्लेवर है भी की नहीं। जाती है। देखिए जी, हम तो वो जो हमें मल्टीनेशनल जिस फ्लेवर के ऊपर लगाया ना, अच्छा वो कीनिया के बागात का ठेके नहीं खत्म हो सकते। अच्छा, आप खुद सोचिएगा जरा अपने अगर हमारा और सुनने वालों का ज़हन मौजूद है, तो 8 करोड़ कप में अगर 10 रुपए की भी पत्ती डलती हो, 5 रुपए की भी डलती हो, तो जरा पैसों का अंदाजा लगाइएगा। ज़ाहिर है। मुझे बताएं कि क्या हमारे सरकारी मुलाजमीन में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान की चाय को प्रमोट करके बाहर वाली को रोक सके? नहीं रोक सकते। चाय की रिसर्च के ऊपर जितने फंड दिए जाते हैं, उससे ज्यादा उसको रोकने के लिए फंड दिए जाते हैं। ऐसे ही है। क्या पाकिस्तान में टबैको नहीं हो रहा था? क्या खैर ये कि लंबी बहस है। हम जब तक अपने मीर जाफर उनसे नहीं ना छुटकारा हासिल करेंगे, हम रिसर्च में उन चीज़ों में आगे नहीं जा सकेंगे। तो अभी आपने अदरक की जैसे बात की, हमने कल परसों एक कैलकुलेशन की थी कि अगर एक कनाल पे अगर एक अदरक लगाता है किसान, मेरा ख्याल है शायद वो 1 लाख रुपए का सीड ले लेगा। तो 1 लाख के सीड अगर लगाए तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स है। तो अगर 1 लाख रुपया उसने खेत में डाला और वो उसके बाद अदरक से 8 लाख रुपए निकाल रहा है। गंदम में आपकी आउटपुट क्या है? मतलब एक आप गंदम का हल चलाते हैं, उसके अंदर आप बीज डालते हैं, फिर उसको आप बाद में घाई करवाते हैं, कटाई कराते हैं। आउटपुट आपकी है बस वो नाक की खातर और घर के दाने जो हैं 5-6 बोरियां आती हैं, अदरवाइज तो प्रॉफिट तो मेरे कुछ नहीं है। भाई कहते हैं कि 10,000 पल्ले से पड़ते हैं हाथ में। जी, 10,000 10 कनाल पे पल्ले से पड़ता है, तो व्हाई नॉट के अदरक जैसी फसल पे जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये ऊपर वाला इलाका है, इसमें धनिया अगर उगा लें तो शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी निस्बत के। अच्छा, उसमें ना आपकी बात ठीक है, लेकिन हर बंदा चूंकि धनिया नहीं उगा सकता, बेच नहीं सकता, इसकी पॉकेट जोनिंग। देखिए, कहीं पे अकलमंद बंदा, अगर आपने बस की सारी सवारियां बैठानी है ना, तो 60 लोग ड्राइवर नहीं हो सकते, अच्छी, रास्ता गाइड भी नहीं कर सकते, गाइड एक ही होता है ना। सही बात। तो हमने उन 60 लोगों को चलाने के लिए एक गाइड चाहिए, ठीक है, एक समझदार बंदा चाहिए। हमारे पास मास्टर ट्रेनर्स और उसके नीचे लोग मौजूद होने चाहिए। ठीक है। आपके गांव में अगर एक नंबरदार या मुखिया या उसका जो इंचार्ज है या स्कूल का टीचर है, उसका उनका लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए। जोनिंग करें, किस इलाके में चाय अच्छी लगती है, किस इलाके में फलां चीज अच्छी लगती है, जैतून किधर अच्छा हो सकता है, अंगूर किधर अच्छा हो सकता है, इस इलाके में अंगूर क्यों नहीं लगाते। ये पूरा इलाका अंगूर के लिए बेहतरीन मिठास देता है। जितना पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहेंगे उतने आपको अंगूर मिठा। देखिए, मिठास हमेशा याद रखिएगा, या अल्टीट्यूड पे आती है, हाइट पे, या मिठास उस इलाके में आती है जहां पे डे और नाइट का टेम्परेचर का डिफरेंस, जैसे रेगिस्तान है, वहां का तरबूज मीठा होता है, वहां का खरबूजा मीठा होता है। कहते हैं रेतले इलाके से आपका, और जो हाइट पे मकई लगती है, वो मकई भी मीठी, कश्मीरी मकई हमेशा से मीठी मशहूर है वहां के। बल्कि कश्मीर का आलू लोग नहीं इस्तेमाल करते यार, आलू मीठा हो जाता है। अब आपने देखना है कि मीठी चीज कौन सी वहां की इस्तेमाल हो सकती है, मिठास किस चीज में आप ले सकते हैं।
तो हमने खुदारा अकल पे इस्तेमाल करें। मेरी बात पे आपने ख़ास तौर पे जो नाज़रीन है वो सुन के ना, हमारा ख्याल होता है जी जितने सच्चे और ईमानदार हम हैं ना पूरी दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ ने जाने से पहले बताया था कि पाकिस्तान में 2 लोकेशन के ऊपर गन्ना जो है अपने बीज पैदा करता है। ऐसे ही आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा था, एक छरा पानी में और दूसरा सजावल सिंध में, जहाँ पे गन्ना जो है वायबल फज पैदा करता है, बीज बनता है। लेकिन जो उसके जाने के 70 साल हो गए हैं, हमने तीसरी जगह नहीं पाकिस्तान में तलाश की जहाँ पे वो अपना फज पैदा करता है। नहीं तो जहाँ पे पहली जगह उसमें भी नहीं लगाते ना, नहीं लगाते, वो सरापानी चरा पानी में लगा रहा है, वो रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे लगाया जाता है। वो जो 2 जगह तलाश करके दे गया, तीसरी जगह नहीं तलाश। तीसरी जगह हम तलाश नहीं कर सके। मतलब हमें कोई बताता है, और यकीन जानिएगा जिस दिन हमें वर्ल्ड बैंक ने या बाकी लोगों ने इमदाद देनी बंद की, हमने पक्के खाले बनाने बंद कर दी। ड्रिप इरिगेशन जो है वो सिर्फ इमदाद से दी जा रही इमदाद है। से जी यार। जब तक पाकिस्तान में इमदाद आएगी हम ये काम, जब तक इमदाद नहीं आएगी तो हम सारे काम बंद कर देंगे। सर ये पोठोहार में 3 चीजें अभी फिलहाल हमें एक तो बता दें। एक तो यहाँ पे ये जो अपग्रेड फार्मिंग का कह रहे थे, जी जी तो मदर प्लांट आप उस दिन भी बता रहे थे कि ये जो टेस्ट वाली वेराइटीज अगर हम सिर्फ उनके मदर प्लांट्स ही बना लें तो वही बड़ा अच्छा एक बिजनेस है। बहुत एक तो अच्छा। उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, और दूसरा जो कहते हैं कि यहाँ की जमीन जैसे क्ले है तो सख्त हो जाती है, तो इसको कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं, क्या एडिशन करें या इसकी क्या हमारी प्रैक्टिसेस हों जिससे ये सही हो जाए। और थर्ड एक ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के बारे में बता दें। जैसे मजर साहब ने कहा कि यहाँ पे टनल फार्मिंग है ही नहीं, बहुत कम है, तो उसका क्या स्कोप है कि यहाँ पे टनल फार्मिंग हो सकती है, कि इन वेजिटेबल्स को हम लगा सकते हैं और किन का स्कोप है। तो ये 3 चीजें जरा एक्सप्लेन कर दें। अब जब बारी बारी में मेरा भूल जाना मैंने। अच्छा, एक तो पहला ये था कि आप चलो ग्रेप्स टनल वाला। फार्मिंग शुरू कर लेते हैं। इस इलाके की जो टनल फार्मिंग है वो आप नेचुरली ऑफ सीजन के अंदर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे गर्मियों के अंदर सब पैदावार ले सकते हैं। जैसे जैसे मरी की तरफ और चलते जाएं, ब्रोकली, आइसबर्ग जून के महीने में 1000 रुपए किलो से ऊपर बिकता है। इमेजिन कीजिएगा, मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं आपको बता सकता। 1 एकड़ में अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जो है 70,000 पौधा लग रहा है, जरा 70,000 फूलों को जरब तो दे के देखिएगा 1000 रुपए के रेट के साथ। आपके कश्मीर के 2-3 दोस्त हैं, वो सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और कमाल की अर्निंग कर रहे हैं। अभी डिमांड कम है, आप पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बड़ी है, आप इसको 20-25 दिन जो है महफूज रख के बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, आजकल तो खैर रेफर कंटेनर और बड़ी चीज़ें सप्लाई नहीं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में ना ट्रेसेबिलिटी का बड़ा मसला है, हम ट्रेसेबल नहीं है। आज अगर एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है, क्योंकि आपने तो मैंगो एक्सपोर्ट में ये देखा है ना, आप रेडी से एक मीठा मैंगो लेके खाते हैं, आपका दिल करता है मैं दूसरी दफ़ा भी वही खाऊं जो उस गांव से आया था। आपको पता ही नहीं कि इस रेडी पे कहाँ से मैंगो आया था। गोरा कहता है जी सबसे पहले मुझे ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि ये रहीम खान के फलां कस्बे से फलां गांव से मीठा मैंगो आया था, मैंने आइंदा वहीं से लेना है। या मैंने इस गांव का जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये इस्लामाबाद से इतने किलोमीटर के, मेरी ब्रोकली वहीं की दोबारा चाहिए। नंबर 1 अपनी ट्रेसेबिलिटी को रजिस्टर करवा लें, ग्लोबल गैप अपना सर्टिफाई करा लें। आसान से सर्टिफिकेशन है, आसान सी, नाम मुश्किल है, सर्टिफिकेशन बड़ी आसान है। नंबर 3 एक्सपोर्ट कर लें। हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़ी पैंटे पहनने वाले हैं, बड़े पढ़े लिखे, हम जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़वा लें। मुझे रावलपिंडी के एक बंदे की कॉल आई, बाबा जी की, मुझे उसने फ़ोन किया, देसी सा आदमी, मुझे कहता है पुत्र तूने करेले लगाए हुए, मुझे करेले चाहिए। मैंने उन दिनों काफ़ी करेले लगाए थे। मैंने कहा जी बाबा जी कितने चाहिए? 5-10 किलो, 20 किलो, आपको भिजवा देता हूँ। तो उसने आगे से कहा बेटा मेरा ऐसा मजाक नहीं है आपके साथ, मुझे कोई ना रोजाना के 5 ट्रक चाहिए। अब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा बाबा जी आपने इतने, वो दुकान खोल, कहता है जी मैं एक्सपोर्टर हूँ। उसको एक्सपोर्टर बोलना नहीं आ रहा था, उसको स्पेलिंग्स नहीं आ रहे थे। मैंने उससे कहा, मैं बाबा जी एक्सपोर्टर के स्पेलिंग आते हैं? और उसने मुझे जो तरीकी जवाब दिया, उसने कहा स्पेलिंग तुम्हें आते होंगे, मुझे एक्सपोर्ट करनी आती है। उस बंदे के आज से 20-22 साल पहले भतीजे ने कहा जी मुझे इंग्लैंड में ना कद्दू चाहिए चाचा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है खान। उसने डब्बे में डाले, जाके कस्टमर वालों को कहा कि बाहर भिजवाने, उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल है, इसका सर्टिफिकेशन चाहिए। अनपढ़ आदमी को बड़ा मौज होती है, वो सिंपल कहता पुत्र तुसी घलना है, मैनू नहीं पता, तुसी मोर लानी, मैनू दसो पैसे किन्ने ने। कहता मेरा पहला डब्बा इस तरह गया, दूसरा डब्बा गाजरों का भेजा, तीसरा। आज आपकी जितनी फ्लाइट जा रही हैं, हर खाली जगह जो है वो उस बाबा जी की है, जो इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मुझे तारी तनवीर साहब का एक प्रोग्राम था तोरी पे, जो लोफा बना के बाहर भेज रहा है,
वो भी एक अनपढ़ सा अनपढ़ सा वो आदमी है। यूरोप भेज रहा था लोफा, यूरोप ये भेज रहा है। तोरी, हम तोरी को सोच ही नहीं सकते एक्सपोर्ट ठीक है। करने का। पढ़ाई जो है इंसान को बुज़दिल बना देती है, सबसे पहली बात तो एक हम बुज़दिली वाले साइड पे चले गए। खैर, आपने जो दूसरा सवाल टनल फार्मिंग, आप नेचुरल ऑफ सीजन में गर्मियों में सब्जियां यहाँ पे उगाएं, और जब पंजाब में लू चल रही होती है, जब टेम्परेचर 43 से ऊपर जाता है, वहाँ पे टमाटर और चीज़ें झुलस जाती हैं, पालक नहीं होती है, धनिया नहीं होता है, यहाँ पे लगा के आप लाहौर में जगहों पे सप्लाई दें, मैं खरीदता हूँ आपसे, मैं यहाँ से खरीदता हूँ आपसे, लगाएं यहाँ पे 1000 एकड़ पे लगा दें, मैं खरीदता हूँ। ठीक है जी, मैं 1000 एकड़ का आपसे कस्टमर हूँ। आप अब आपका ये अगला जो पॉइंट है ना, जब आप ये बात करेंगे ना, आपको यहाँ पे लोग कहेंगे कि जी आप आए, आप हमारे साथ ये करके बताएं, हमने ये काम नहीं करना। बट अगेन ये पॉइंट यहीं पे आएगा, क्योंकि ये इस बात को हम कैसे एड्रेस जी, करेंगे? मुझे जी वो लोग बात चाहिए, को देखें आड़ती, देखिए मैं आड़ती जो होता है ना, जो मंडी में बैठा होता है, वो सिर्फ ये कहता है मेरे पास माल भेज दो, वो कभी भिंडी लगवाने नहीं जाता, वो कद्दू लगवाने नहीं जाता। मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस्ताद भी हूँ, मैं एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि करवा के भी दे के जाएं, मैं नहीं करवा, हर बंदे के, मैं हर घर के अंदर जो है, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उससे शायद अंदाजा हो जाएगा। नरगिस स्टेज पे डांस करती है ना, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हर घर में जाकर नहीं नाच सकती, मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, आप मेरी सीडीज देख सकते हैं, लेकिन मैं हर घर में जाकर तैयारी नहीं करवा के दे सकता। ऐसे ही। आप इल्म हासिल करें, इतना आसान तरीका, आप चैट जीपीटी का दौर है, Exactly. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, गूगल का दौर, गूगल से पूछ लें, गूगल आपको पूरा खत लिख के दे देता है, कैसे आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। बराए करम इल्म सीखने के लिए नज़दीकी और आलम, साजिद संधू हर जगह नहीं पहुंच सकता, मेरे लिए मस, हाँ मेरी आप तकरीरें सुन सकते हैं, मुतासर हो सकते हैं, लेकिन मुतासरीन में भी से हो सकते हैं, ऐसे ही। लेकिन मैं हर जगह नहीं जा सकता। आपके पास भी दो कुछ दूसरे क्वेश्चन जी, वो एक कि मॉडल सॉइल जो है उनको वही कह रहे हैं ना, यहाँ की हाँ मैं सॉइल मॉडल बना के दे पथरीली है सकता हूँ, आप जैसे, सही तो कह रहे उसको हैं, मैं मॉडल बना मैं के, उधर आना चाह रहा था कि हम जोनिंग करें पाकिस्तान की, हाँ और पर जैसे मैं यहाँ पे दिलचस्पी रखता हूँ, डॉक्टर फौजिया दिलचस्पी रखती जी हैं, जी और हम ये चाह रहे थे कि आप कुछ हमें आगे बताएं, कुछ हम हाथ पाँव चलाएंगे अपना और कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो एक आप ये नहीं समझेंगे आपके पास कोई मॉडल है उस साइज़ का, जितने साइज़ में हम काम करने जा रहे हैं, तो वो हमें थोड़ी सी उसकी सुपरविजन की ज़रूरत है, गाइड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कल हम अपने खिते में, मैं और डॉक्टर फौजिया ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, लोगों को उस मामले में हेल्प कर सकें। अच्छा सर, एक थोड़ा साथ ऐड करिएगा कि एग्रीकल्चर को जो लोग पार्ट टाइम एक्टिविटी समझते हैं, उसको डिस्करेज करें। और एग्रीकल्चर ऐसा ही है जैसे कि आपने एक जानवर पाला है, तो आपको उसको 3 वक्त आपने ध्यान रखना है, उसको कीड़े-शीड़े का, हर चीज़ का। तो एग्रीकल्चर जो यहाँ पे पोठवार के अंदर लोगों की सोच है ना, कि एग्रीकल्चर एक साइड बिज़नेस है, जिसमें कि आपको वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो या और ख़ास तौर पे जब आप ऐसी किसी सोफिस्टिकेटेड, चाहे वो टनल फार्मिंग पे जाते हैं या सीडलिंग्स पे जाते हैं या नर्सरी तैयार करने पे जाते हैं, तो वो तो एक डेडिकेटेड जॉब है, और डेडिकेटेड उसका यील्ड भी है, उसका जब रिस्पॉन्स भी है। लेकिन यहाँ पे कल्चर ये है कि 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी करेंगे, लेकिन जो ऐसे किसी वायबल प्रोजेक्ट पे नहीं जाएँगे। तो इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी साथ डालिएगा। देखिए ना, मैंने तो पहले कहा था कि हर शोबे का, हर नॉलेज का, हर ट्रेड का आगाज़ जो है वो इल्म से है। आप साइकिल पंक्चर की दुकान खोलने से पहले भी एक उस्ताद की शागिर्दी करते ऐसे ही, हैं कि उस्ताद जी हवा ऐसे भरनी है, टायर ऐसे खोलना है, ये 4 पुर्जे चाहिए उसके लिए। ऐसे ही एग्रीकल्चर में तो आप बगैर पुर्जे के घुस जाते हैं, घुस जाते हैं। वो कहते हैं साढ़े बाप-दादा का काम है। जो कि हमारे दादे ने किया था, तो मैं बड़ा अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। ये बातें तल्ख है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसे ही। आपको नहीं पता है कि आपने पीएच कैसे लेनी है, आपको नहीं पता है कि आपने कीड़े को कैसे पहचानना है। जब तक मेरे हाथ में ये आला नहीं है ना, मैं कभी भी कीड़े को नहीं पहचान सकता। 35 साल से ऊपर उम्र का बंदा जब अखबार नहीं सही पढ़ सकता, तो अखबार देखने के लिए उसको ऐनक चाहिए नजदीक की, तो फिर उसको कीड़ा कैसे नजर आ सकता है? एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, ये कैसे पता करेगा? नंबर 2, कीड़ा पहचानने के साथ आपको दवाई का पता होना चाहिए। आपका नॉलेज एक हफ्ते में उस फसल के मुतालिक पूरा हो, बल्कि हफ्ता मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 2-3 दिन में पूरा हो जाता है। दवाइयाँ याद हो जाती हैं, कीड़े पता, आप पढ़े बगैर जब उसमें जाते हैं, तो फिर हो सकता है आप पेंचर ना लगाएं, उसकी टूटी खोल के बाहर रख दें। सही बात। ठीक है जी, मैंने एक बड़ा अच्छा तज्जिया दिया था, जिस पे जावेद चौधरी साहब ने कॉलम भी लिखा, कि मेरे घर के पास एक मैकेनिक था, उसने बड़ी जल्दी ना मोटरसाइकिल का इल्म सीख लिया। कोई 1 महीने में मिस्त्री बन के उसने अपनी दुकान खोल ली। तो मैंने उससे पूछा, इमरान तुम्हें मसला तो नहीं होता मोटरसाइकिल का? कहता नहीं जी, मसला तो कोई नहीं होता, लेकिन ना मैं इंजन खोल भी लेता हूँ, बंद भी कर लेता हूँ, लेकिन ना इतने पुर्जे बच जाते हैं। वो पुर्जे समझ नहीं लगती कितने लाने ने। वो कहते तो हैं देखिए, जापानियों ने एक्स्ट्रा पाया ना वो एक्स्ट्रा डालें। तो जब आप कच्चे मिस्त्री होते हैं, जब आपकी गंदम जो है वो गोब की हालत में आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुरान का इस्तेमाल करना है। आपको पता होना चाहिए कि पोटाशियम टेट्राबोरेट क्या इस्तेमाल करती है।
आपको पता होना चाहिए कि गंदम का जो आखिरी सिट्टे का एंथसिस है वो कंप्लीट करने के लिए उसको बोरिक एसिड देना कितना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके 200 रुपए के खर्चे के साथ आपकी 15 मन पैदावार बढ़ जाती है। अगर आपको ये चीजों का पता नहीं होगा तो आपको काश्तकारी करने का हक नहीं है। मैं इस हक में हूँ कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता जिम्मेदार को जो 1 हफ्ते का कोर्स कर ले, मैं कहता हूँ 3 दिन का कोर्स कर ले, उसको सब्सिडी दे, उसको फार्मिंग की इजाजत दें, अदरवाइज फार्मिंग ना करने दें। हम मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिए तो लाइसेंस कहते हैं, तो जो पूरे मुल्क की किस्मत के साथ खेल रहा है उसके लिए लाइसेंस ही कोई नहीं है। यार 1 दिन तो पढ़ा लें। आप गंदम लगा रहे हैं, गंदम के लिए 2 दिन तो पढ़ा लें। अगर आप अभी हम जीबी गए थे, सॉरी आपको इंटरप्ट करिए, अभी हम जीबी गए थे तो वहाँ पे मतलब वो भी गंदम ही लगाते हैं और वो नजर साहब ने भी देखा होगा, मैं उनकी खेत में जाके मैंने गंदम देखी है और उनकी जो गंदम थी उसका सिट्टा जो है ना वो ना होने के वो इतनी मुश्किल से वो वहाँ पे ना सिटी होती पानी है। है ना कुछ सिट्टी इतनी सी सिटी। सिट्टी। और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा सीड आप कहाँ से लेते हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा ही हमारे साथ था, वो कह रहे हैं हम यही सीड फिर अगले साल दोबारा इसको लगा लेते हैं, फिर अगले साल उसको लगा देते हैं। तो वो इतना बड़ा कद उसका, उसने सारे मतलब रिसोर्सेज ले लिए, पानी ले लिए, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, इतना बड़ा उसका कद और सिट्टी इतनी सी है। बिल्कुल। तो उससे आप देखें कितनी गंदम वहाँ पे होती है और सीजन उनके पास इतना छोटा सा सीजन है, बाकी तो बर्फ पड़ती है, तो मतलब उस सीजन में उन्होंने गंदम लेनी है और वो भी ऐसी गंदम लेनी है। अब देखिए हमें वहां पे चाहिए शॉर्ट सीजन, शॉर्ट हम्म स्ट्रेचर्ड गंदम जो हम्म इस हाइट पे हो, और सिट्टा बड़ा हो ऑन उसका। हो उसके मौजूद हो और लंबे सिट्टे वाली हो। अच्छा, हम ना मिन हैसुल कौम भी बिगड़े हुए हैं, लेकिन हम मिन हैसुल एग्रीकल्चर भी तबाह हो चुके हुए हैं। हम मैं पिछले दिनों सिंध में था, तो वहां पे ना मैंने एक काश्तकार से पूछा कि आप एकड़ का ठेका क्या लेते हैं मैंगो आर्चर्ड का, तो उसने बड़े फखर से बताया कि हम यहाँ पे 5 लाख रुपया ठेका ले रहे हैं ना, बड़ा ठेका ले रहे हैं। मैं कह रही आपको पता है कि एक दरख्त से कितना, आपका कितना ठेका है जी, बल्कि आप पास बैठे हैं, अगर आप ठेके पे दें कितना जी, इधर कीजिएगा जी जरा। 1 लाख सिर्फ 1 लाख रुपया एकड़ का 1 एकड़ का आप ठेका ले रहे हैं जी। मैंगो आर्चर्ड का। मैंगो होता है। नहीं जी, अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ। सिंध में सिंदड़ी का बाग था। मैंने कहा जी आपको पता है आपका दरख्त जो है वो 40 साल से ज्यादा उम्र का है, कभी आपने हिसाब लगाया कितनी पेटियां उतरती हैं? कहा जी कोई हिसाब नहीं लगाया, मुंशी को पता होगा। मैं कहा मुंशी को बुला ले। मुंशी ने कहा जी हमारा जो सबसे अच्छा दरख्त है ना वो 100 से ज्यादा पेटी देता है, एवरेज 80 पेटियां देते हैं। आज एक पेटी जो है वो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए की बिकती है। 80,000 रुपए का एक दरख्त, 5 दरख्तों की कीमत में उसने अपने पूरे बाग का ठेका दे दिया। उस बाग में 35 दरख्त थे। जिम्मेदार कैलकुलेट ही नहीं करता, उसके हाथ में कभी कैलकुलेटर आया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे दरख्त से क्या उतर रहा है और क्या नहीं जा रहा है। उसकी 1 साल के बाद फ्रूटिंग नहीं आती है, जिसको हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं नहीं, अबॉर्टेड ईयर, हाँ अल्टरनेट बेरिंग, उसको हम कहते हैं कि अल्टरनेट में। मेरी बड़ी खुशी है, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ना सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चरिस्ट और टॉप नॉच लोग हैं, जिनको अकल है, समझ है, जो जानते हैं। आज तक कोई महकमा, कोई जिम्मेदार नॉन बेरिंग अल्टरनेट ईयर जो था उसका हल ही नहीं निकाल सका। अल्लाह की मर्जी जी। जिस तरह माजी में कहा करते थे ना कि किसी को बुखार चढ़ा, वो कांप रहा है और कांपते कांपते मर जाता था, तो हम कहते थे इसको बददुआ लगी है, इसने कोई ऐसा गुनाह किया कि अल्लाह की मार पड़ी है इसको। 1000 साल बाद पता चला कि नहीं जी, वो मच्छर के काटने से बंदा तड़प तड़प के मरता था। उसकी कब्र भी बाहर बनाते थे कि इसको द्योता ने या किसी ने बददुआ दी है, जिसकी वजह से, ठीक, हर साल 35 लाख बंदा, 40 लाख बंदा मरता था। तो हम उन चीज़ों के कैद हैं जो हम समझते हैं, माजरत के साथ हम अपने, इसको कहते हैं आईने नौ से डरना और तर्ज कोहन पे अड़ना। हम, बुरा ना मनाइएगा, हम अबू जहल की तरह जिद करते हैं, जो कहता था कि मेरे बाप दादा तो इसकी पूजा करते हैं तो मैं क्यों हट जाऊं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था कि तुम्हारा मजहब मैं कैसे मान लूं। तो खुदारा ये समझिएगा कि जो नई इनोवेटिव एग्रीकल्चर आ रही है, साइंस आ रही है, उसके ऊपर चलना बड़ा ज़रूरी है। अब आप बैलों के साथ हल नहीं चला सकते, अब आपको नई एग्रीकल्चर के ऊपर आना पड़ेगा, उस एग्रीकल्चर को जिसको हम एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, जिसको हम मॉनिटर्ड एग्रीकल्चर का नाम देते हैं, जिसका हमें एक एक लम्हे का पता होता है, जिसको हम सेंसस के साथ एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर नहीं आएंगे हम ये 24 करोड़ भूखे पेट नहीं भर सकेंगे। मोहम्मद इमरान मानी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो नहीं है, कह रहे हैं कि सोल्यूशन पर डिस्कशन करें। हम अगर थोड़ा सा अगर ये देख लें कि अगर हम इसको जोन वाइज करें, जिस तरह आप पहले बता चुके हैं डॉक्टर साहब के
किस जगह पे क्या उगना चाहिए, मतलब अदरक की बात हम्म, आपने यहाँ के लिए की, और जैसे हमारे ऑलिव है, इस तरह और जो हमारे पठवार के खिते में, तो ज़रा अगर मुख्तर से बताएंगे, हम कोई मॉडल बना सकते हैं इस तरह का कि इस बिल्कुल एरिया ऐसे। में एक बंदा जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट है, सबसे ज़्यादा अगर कोई उसके पास लैंड भी है और कुछ करना चाहता है, तो उसको हम यानी एक तरह से दायरा लगा दें उसके दरमियान, और उसको मॉडल बनाएं, क्योंकि जो ख्वाजा साहब का कहना ही है कि हमारे पास खिता पटवार में कोई इसके लिए तैयार ही नहीं है, तो किसी एक को तो तैयार करना पड़ेगा, एक से दो, दो से तीन हो सकते हैं। सर देखिए, जो आपने कहा ना तैयार नहीं है, मेरे पास उसका एक ही हल है। मुझे अच्छी सी गन दे, गोलियां दे, मैं आपको 100 बंदे तैयार कर देता हूँ, इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। तबलीग करके तो मैं नहीं कर वो सकता जी। तैयार इस तरह से है कि जिस वक्त तकरीर सुनते हैं ना, हाँ हाँ। मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं, या तो बड़ी जल्दी जो है ना जज्बाती हो जाते हैं, या सर की तकरीर सुनेंगे या हमारी सुनेंगे। सेमिनार में आके अगले दिन खेत में वो भाला पकड़ के ना 2 दिन जाके पांचे ऊपर करके तो करते हैं, तीसरे दिन जा चुप करके बैठ जाते हैं। हाँ। उनको ये असल में मतलब वही बात है सर की, कि जब तक वो सर्टिफाइड ना हो जाएँ और जब तक वो इसको ना सोचें कि यार ये मैंने फुल टाइम करना है, मेरी तरकीब उसकी मैं आपको उसके बताता ऊपर हूँ। ज़रा आप फोकस करिए। उसके लिए एक मॉडल फार्म बस। आप बजाय इसके कि पूरे मुल्क को ठीक करें, भागें या खिते को, आप उनको एक छोटा सा 10 एकड़ का, 5 एकड़ का, 4 एकड़ का एक मॉडल फार्म बना के दे दें, जहाँ पे सारी चीजें मौजूद हों। अगर मैं दावा करता हूँ ना मेरी गंदम 80 मन पैदावार देती है, मैं वहां पे 80 मन पैदावार करके दिखा दूं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ऑलिव हो सकता है तो मैं ऑलिव करके दिखा दूं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अंगूर इतने हो सकते हैं तो मैं करके दिखा दूं। दें जी। अब आपकी स्पीच सुनने वाले सैकड़ों लोग मौजूद है ना, सुन रहे हैं बैठक के अंदर। मैं कहता हूँ आपके इस कैमरे के तवज्जुह से कि जी मुझे आप एक फार्म दे दें, जी, उसको हम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर बना देते हैं। एग्ज़ैक्टली। वो बंदा कमाएगा भी, अर्न भी करेगा, और जिनको दिखाएगा, दिखा के पैसे भी कमाएगा, नॉलेज को फरोख्त करेगा, फ्री नहीं देगा, याद रखिएगा। तो मैं फिर प्रपोज़ करूँ वो जगह? जी बिस्मिल्लाह वो करें। हमारी बैठक में ज़फ़रान भाई और हम सारे इसमें सारे शामिल हैं, ठीक है तो जी। लेट्स डू इट हियर। तो हम ये इसको ऐलान भी करते हैं कि जी इसको हम इस जगह, इसके साथ से शादरा का पानी भी गुजरता है, जी ज़मीन भी मौजूद है। जैसे आपने कहा ना, वो मैम ने कहा कि जी कैसे किया जा सकता है, तो ये जो साथ ही दरिया यानी कि नाला बह रहा है, इसके अंदर रेत मौजूद है, उसी रेत को निकाल के इसमें डालें तो रेतली वाली रेत वाली भी पूरी हो जाएगी, और दूर नहीं जाना पड़ेगा जानवर सर हमारे कहीं पास पे। मौजूद हैं, उनकी गोबर का भी वो भी बंदोबस्त हो जाएगा, और बाकी चीज़ें भी हैं। और बिल्कुल हमारी बैठक में ज़ाहिर है हज़ारों लोग भी मेंबर्स हैं, तो वो इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसमें हम लोग सारा ये सपोर्ट करते आइडिया हैं। बड़ा, नाम जो है ना स्कूल रखना ना, बहुत शानदार आइडिया है, उसके हाथ से कि हम मतलब बिल्कुल सड़क पे हम बोर्ड भी लगा देंगे कि ये स्कूल है एग्रीकल्चर का, तो यूनिवर्सिटियों की बहुत बात होती है, स्कूल की बात कभी नहीं हाँ, हुई, और ये बुनियादी इदारा जो है वो हाँ, कहीं ना कहीं बुनियादी इसका धारा। स्टैंड। ऐसे ही। तो ऐसे करते हैं जी, हम इसका नाम जो है ना वो बैठक के नाम पे या जरी बैठक के नाम पे या आपके इलाके के नाम पे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आपके इलाके का नाम एग्जैक्ट क्या है जी इसका, हम बैठे? मेरे